नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में कैसे घुसपैठ के खिलाफ चल रहा है सबसे बड़ा युद्ध। यूपी में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। एसआईआर का फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और इसी बीच सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं को एसआईआर के लिए ग्राउंड पर भी उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ के खिलाफ भी यूपी पुलिस का जबरदस्त एक्शन जारी है। यूपी में शहर शहर घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। योगी की पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है। यूपी के हर जिले में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश के लिए दिन रात मुहिम चल रही है। रात के अंधेरे में पुलिस की कार्रवाई को ऑपरेशन टॉर्च नाम दिया गया है। राजधानी लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर तक घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। हर मंडल में एक डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है जिसमें पहचान के आधार पर घुसपैठियों को रखा जाएगा और फिर यहां से डिपोर्ट का काम भी किया जाएगा। यूपी पुलिस के एक्शन की पहली तस्वीर आइए आपको दिखाती हूं, जो कि गाजियाबाद से सामने आई। पुलिस और सीआरपीएफ ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। आनंद विहार से सटे कौशाम्बी के भोवापुर और बिहारी मार्केट इलाके में लोगों के दस्तावेज चेक किए गए। दल बल के साथ पुलिस ऑफिसर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की गई। इसमें बनवा लिया, लिखा है पासपोर्ट तक बनवा लिया जी। गए जा ही नहीं पाए तो बिहार से कमाए थे यहाँ। बिहार से तो काफी साल हो गया है। कितने साल? जब पैदा हुए थे तो यहाँ आके काम कर रहे थे, फिर बड़े हुए कमा के घर गए। कौन सी वाली झुग्गी है? ये वाली। ये बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर, झूठ मोल मशीन पकड़ने वाली मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बिहार के बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार जो की हाट अररिया जिला। कहाँ के? क्या नाम है पति का? नाम रिजवान। रिजवान। ससुर का नाम? खालिक। तो वहाँ बांग्लादेश के हैं? बांग्लादेश की क्यों? और कहाँ के? कहाँ के रहने वाले? हम लोग हाँ, हम लोग तो बिहार के लोग हैं। कहाँ? कौन सा जिला? अररिया। सब अररिया से ही हैं? इकट्ठे आए थे क्या? अररिया से अलग भी नाम पता है कुछ? गांव मोहल्ला कुछ? भैया इतना पता नहीं। गाँव बताओ कौन सा अररिया का? अररिया ही पता है हमको। अररिया जिला। अररिया रटवा दिया इन्हें सब। बस सब हमारे पास है आधार कार्ड है। अरे मुल्ला जी बैठा रखा है। आधार कार्ड लेकर बांग्लादेश से ये सब वही है। अरे मुल्ला जी अररिया के। तो हर एक झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों से उनका नाम पता पूछा जा रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, सब कुछ पूछा जा रहा है। गाजियाबाद जैसा ही राजधानी लखनऊ में भी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। वहां भी घुसपैठियों को लेकर एक्शन हो रहा है। यहाँ पुलिस के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी ग्राउंड पर उतरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता एक एक झुग्गी बस्ती में जा रहे हैं, हर एक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड चेक कर रहे हैं। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लखनऊ के सभी 9 विधानसभा में फैले हुए हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा में घुसपैठियों की 14 बस्तियों की पहचान की गई है। सरोजनी नगर विधानसभा में 16 झुग्गी बस्तियों में घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा था। तकरीबन 50,000 घुसपैठियों का दावा बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। अब इन दावों की सच्चाई क्या है, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, इसका आंकड़ा अभी तक रिलीज नहीं किया गया। लखनऊ में पुलिस अभियान चला रही है, घुसपैठियों को पहचान करने का नगर निगम चला रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी उतरे हैं सड़क पर और यहाँ बीजेपी के लोग हैं और ये घर घर जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आधार चेक कर रहे हैं। आप लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग आधार चेक कर रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आता है उसके विषय में बताएं और सूचित करें, क्योंकि बाहर से आकर के कोई गड़बड़ी करेगा तो यहाँ के लोग फंसेंगे जरूर। इसलिए हम लोग को सूचना दें और अगर आप जितने सालों से नहीं उसका आप जरूर बता दें सही, लेकिन बाद में जांच हो कि आप बांग्लादेशी हैं तो वो आपके लिए दिक्कत का विषय होगा। और नया कोई आए तो जरूर बताइए, ठीक है माता जी? आप लोग आते हैं यहाँ पर तो क्या शक है आपको कि यहाँ पे जो कि झुग्गी देखिए, हमें जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एसआईआर अभियान चलाया है, अभी 26 तक वो वैलिड है और हमें जिस तरीके से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे अभी वोटर एसआईआर फॉर्म कम आए हैं या बटे थे, मिले नहीं हैं, तो हम लोग उन्हीं बस्तियों में आते हैं। बस्तियाँ जो चिन्हित हमारे संगठन द्वारा की गई हैं हम उसी में जाते हैं।
और उसमें जाके हम सिर्फ इनसे आधार कार्ड मांगते हैं, इनका वोटर ID कार्ड देखते हैं कहाँ का है, उस पर पता क्या है। अभी जैसे हाल ही में पीछे एक किराएदार मिला तो उससे हमने कंफर्म किया कि ऐसा तो नहीं कि उसने यहाँ डबल वोट बनाया और वहाँ भी हो, तो उसका यहाँ वोट नहीं था, यहाँ उसने वोट कटा के बरेली में बना लिया। तो हम लोग इन्हीं जगहों पर जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि SIR में कुछ कमी है या SIR में कुछ समस्या हो, डबलिंग हो सकती है। बीजेपी के नेता ग्राउंड पर उतरते हैं तो विपक्ष ये सवाल पूछता है, सवाल वाजिब भी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस अधिकार से लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जबकि ये काम तो प्रशासन का है। वाराणसी में भी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। यह अभियान अब तक के सबसे बड़े वेरिफिकेशन अभियानों में से एक है। अब तक इस अभियान के तहत वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है। तो पिताजी आपके बढ़िया हो गए? कब से यहाँ पे हो? हमारा पैदाइश, अरे 30-35 बरस हो गया हमारा यहीं पैदाइश हुआ। कुछ आधार को डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास? क्या है दिखाओ। अब वाराणसी में दिन के उजाले में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, तो कानपुर की भी तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर सर्किल में ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली गई। एसीपी ने कल्याणपुर सर्किल के सभी इलाकों में झुग्गियों में बसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। क्या करते हैं? तो हमारे दवा के लिए तो आज हम रुक गए। अच्छा, आप लोग कहाँ होते थे? मम्मी यहाँ रहती हैं? हाँ, क्या करते हैं? दो के लिए मंदिर पे बैठी रही। आधार कार्ड दिखाओ तुम्हें, वो कहाँ के रहने वाले हैं ये? जितेंद्र पिताजी क्या नाम है? रमेश। रमेश, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, कानपुर देहात। ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लेबर करते हैं, फोल्डिंग जाते हैं, कुछ नहीं, कबाड़ रख लो। 70 में आए थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको आधार कार्ड 5 बीघा जमीन और रहने के लिए प्लॉट दिया और 70 में। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सियासत गर्म है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दो भाइयों का साथ आना पॉलिटिक्स की वजह बन गया है। जी हां, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए आज बड़ा और ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। आज ठाकरे ब्रदर्स पीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं और कुछ ही देर में राज और उद्धव ठाकरे की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों नेता बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पहले गठबंधन का ऐलान कल होना था, लेकिन लास्ट मूवमेंट पर उसे रोक दिया गया और आज दोनों भाई गठबंधन का ऐलान करेंगे। अब ये महाराष्ट्र की सियासत में ऐतिहासिक पल इस वजह से है क्योंकि लंबे वक्त से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो राहें हैं वो अलग अलग हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स भी उतारते हैं, लेकिन अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन होने जा रहा है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब इन दोनों के साथ आने से क्या बदलेगा, कितना नुकसान महायुति को हो जाएगा, कितना बड़ा चैलेंज महायुति के लिए है, खासकर एकनाथ शिंदे के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक कोशिश जरूर की जा रही है दोनों भाइयों की तरफ से, ताकि जो मराठी वोटर है वो ना बट पाए और दोनों भाइयों के नाम पर बाला साहब ठाकरे के लिगेसी को आगे बढ़ाया जाए और उस वोटर को अपने साथ इंटैक्ट करके रखा जाए। ये कोशिश जरूर दोनों ही भाइयों की तरफ से की जा रही है। वो कितना कामयाब होंगे ये तो देखना दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तो जरूर भाइयों ने मचाई है। दोनों ही भाई आज गठबंधन का ऐलान करने जा रहे हैं। उससे पहले बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दोनों भाइयों की तरफ से अर्पित की गई है। उद्धव जी और राज ठाकरे जी आज एक साथ आकर चुनाव के अलायंस का घोषणा करेंगे। ये महाराष्ट्र के लिए, पूरे मराठी माणूस के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना का जो निर्माण किया वो यहाँ के भूमिपुत्रों के लिए किया, उनके न्याय और उनके हक के लिए किया। 20 साल ठाकरे बंधु, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नहीं रहे, उसका बहुत बड़ा नुकसान राज्य को और हम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, उनकी जो लूट चल रही है मुंबई में, वो रोकने के लिए उद्धव जी और राज जी आज एक साथ आए हैं। हम एक साथ मुंबई के साथ 10 महानगर पालिका में एक साथ चुनाव लड़ेंगे।
20 सालों से जो नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। इसको लेकर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, उत्साह तो हमें दिख रहा है दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन ये उत्साह ग्राउंड पर कितना वर्क करेगा, ये जोड़ी कितने वोट को अपनी तरफ खींच पाएगी, ये देखना भी तो दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि लंबे समय से पिछले 20 सालों से दोनों दलों के जो ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता है वो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, सियासी रूप से लड़ते रहे। कई बार इनके बीच में हिंसक झड़पें भी हुई, लेकिन पिछले 6 महीने से दोनों ही दलों की तरफ से जो सर्वोच्च नेता उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा था कि ज़मीन पर जो कार्यकर्ता जिन्हें जो एक्चुअल में चुनाव लड़ते हैं, घर घर जाते, मतदाताओं से बात करते, उन्हें रिझाने का प्रयास करते, तो उन जो कार्यकर्ता काम करने वाले उनके मनों में जो दूरियां थी उस दूरियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा था। अब चुनाव के दौरान किस तरह से एग्जीक्यूट करते इस प्लान को वो अलग बात होगी, लेकिन अभी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आए उससे तो ऊपरी सतह पर ज़रूर दिखाई दे रहा है कि शायद कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए। लेकिन चूंकि यही दोनों दलों के जो चूंकि महानगर पालिका का चुनाव एक लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, ऐसे में जो काम करने वाले कार्यकर्ता होता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे चुनाव में लड़ने का मौका मिले। लेकिन अब चूंकि दोनों भाई साथ में आ गए तो दोनों दलों के जो एस्पिरेंट्स रहेंगे, क्या वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, क्या या फिर बगावत नहीं करेंगे। बगावत की संभावनाएं जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से बढ़ सकती है, तो ऐसे में उसे किस तरह से ये दोनों भाई टैकल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, मराठी के मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ बनाने का प्रयास ठाकरे बंधुओं की तरफ से किया जा रहा है। राज ठाकरे के आने से मराठी मतदाता, जो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता का जो इनका मुद्दा है उसे लेकर चलेंगे। साथ ही में उद्धव ठाकरे का प्रयास है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है, जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ रहे, विधानसभा चुनाव में उनके साथ रहे, उनको साथ लाया जाए। तो मराठी प्लस मुस्लिम मतदाता ऐसे। दिनेश, लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि राज ठाकरे की जो इमेज है वो कितनी एग्रेसिव है, कितनी कट्टरवादी नेता के तौर पर है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को उद्धव ठाकरे कैसे लेकर आएंगे, ये देखना दिलचस्प है। प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं उद्धव गुट से, वो क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। हम अग्रसर होंगे जब ये दोनों भाई आज मिलकर जो युति का अनाउंसमेंट है वो करेंगे, और ये समय की मांग है। जैसे हमने देखा था कुछ दिन पहले NSCI 2 में इतनी जनता आई थी और उनका विश्वास ये था कि हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, आज वो पूरा होने जा रहा है। तो ये महाझूठी गठबंधन को उनको सजा सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए, और जो इन्होंने जनता को ट्रस्ट रखा है वो ट्रस्ट जो इन्होंने काम किया है जनता के बीच लेकर जाने के लिए हम काम करेंगे। और आपको ध्यान रहेगा कि BMC के 3.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, जो भी उसकी ट्रेजरी थी, जो भी पैसा था, इन्होंने लूट खाया है और जनता का कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए साथ में आ रहे हैं और कितना भी कोशिश कर ले नाम तो जो है मोदी का। देखिए राजनीति के लिए लोग आ रहे हैं तो ये महायुति क्या है? महायुति कुछ नहीं है, महाझूठी है। तीनों की आपस में चप्पल जूते चल रहे हैं, तीनों में आकर आंख से आंख मेल नहीं है। पुणे में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुंबई में आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, ये पावर के लिए आए हैं। तो राजनीति उनके लिए, राजनीति हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है। इनके लिए राजनीति जो है सिर्फ पावर ग्रैब करने का माध्यम है, ये जनता समझ रही है। मेयर पार्टी का होगा? मेयर हमारी पार्टी के होंगे, 25 साल से हमारी पार्टी के हैं। जनता हम पे फिर से विश्वास जताएगी। और हाँ, एक और चीज कह दूं, मेयर जो होंगे मराठी होंगे। एक आखिरी सवाल, दिल्ली रेप केस जो है वो वादा निर्भया में उसके जो आरोपी है उनको रिलीव किया है, जो बीजेपी के एक्स कुलदीप सेंगर जो हैं उनके साथ जो। अब देखिए, नगर परिषद के चुनाव में झटका उद्धव को लगा। इसी का नतीजा है कि अब दोनों भाई मुंबई में साथ आ रहे हैं, महाराष्ट्र में साथ आ रहे हैं। क्या कमाल करेंगे, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। एक बार फिर से आपको यूपी की ही तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यूपी में एक तरफ घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन है तो दूसरी तरफ जो दंगाई हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। जी हां, बात बरेली की कर रहे हैं, जहां हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर आज भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर कल भी बुलडोजर चला था, लेकिन मैरिज हॉल काफी मजबूती से बना है, इसलिए कल इसे पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया जा सका था। इसलिए मैरिज हॉल के बचे हिस्से को आज गिराया जा रहा है। वाजिद बेग समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद है, उस पर अवैध कब्जा कर बारात घर बनाने का आरोप है। 26 सितंबर को बरेली हिंसा के सभी 12 मुकदमों में वाजिद को आरोपी बनाया गया था और अब तक ये फरार है। पुलिस के मुताबिक इसी मैरिज हॉल में बरेली हिंसा की साजिश रची गई थी। इस 2 मंजिला बारात घर के लिए बरेली विकास प्राधिकरण से ना तो लेआउट पास कराया गया और ना ही नक्शा मंजूर कराया गया। अब वो तौकीर रजा जो अपने जहरीले बयानों की वजह से चर्चाओं में रहा करते थे, दंगे में नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें तो बढ़ी, अब उनकी करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
ये वो जगह है जहां बरेली दंगे की साजिश रची गई थी और नमाज के वक्त लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। अभय पाराशर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अब एक क्लियर मैसेज है, बड़ा साफ मैसेज है योगी सरकार की तरफ से, जो दंगाई होगा उसका हश्र यही होगा। कितनी भी मजबूती से बिल्डिंग क्यों ना बना लें, वो अवैध है तो उसे डिमोलिश किया ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल साफ मैसेज है कि कोई भी बचेगा नहीं। अगर आप दंगा कर रहे हैं तो तैयार हो जाएं, आपकी तमाम फाइलें खंगाली जाएंगी कि कहां कहां पर आपने अवैध तरीके से निर्माण किया हुआ है। तौकीर रजा गिरफ्तार हुआ, उसके करीबियों पर पहले भी एक्शन हुआ और ये लाइव तस्वीरें बरेली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाजिद बेग जो कि पूर्व सपा का पार्षद रहा है, आप ये देखिए कितनी मजबूत इसने बिल्डिंग बनाई। रिहायशी इलाका, बारात घर, ऊपर गुंबद आप देखिए, इतनी मजबूत और काफ़ी आलीशान बड़ी इस बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं ली गई, जिसके बाद इस बिल्डिंग को तमाम जितने नोटिस होते हैं वो दिए गए, बिल्डिंग को सील किया गया, कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा है। ऊपरी हिस्से पर फिलहाल ये बुलडोजर काम कर रहा है। अब से थोड़ी देर पहले 3 बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे थे। अब इस हिस्से को तोड़ा जाएगा, पिलर्स तोड़े जाएंगे, इस गुंबद को तोड़ा जाएगा और इस पूरी इमारत को धराशाही किया जाएगा। प्राची, हमने यहाँ पर बीडीए के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने बात की कि वजह क्या है, क्या साजिश रची गई थी। ये भी एक वजह है कि इस बिल्डिंग पर एक्शन हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। पुलिस की एफआईआर में नाम निकलकर सामने आया कि यहाँ पर मीटिंग की गई 26 सितंबर की इस पूरी हिंसा से पहले की, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाई गई, बीडीए का ये काम है कि बिना परमिशन के आपने यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी, नक्शा पास नहीं कराया, आपको समय दिया गया, तमाम नोटिस आपको दिए गए और आपको कोर्ट जाने का मौका दिया गया और उसके बाद तमाम परमिशंस लेके फिलहाल आप देखेंगे इस पूरी इमारत का अगला हिस्सा कल तोड़ दिया गया था और आज इस पूरी बिल्डिंग को धराशाही करने का काम, ऊपर तक के पिलर्स को तोड़ने का काम, मशीन्स इस वक्त ऊपर काम कर रही है। इस गुंबद को गिराया जाएगा और पूरी बिल्डिंग को धराशाही यहाँ पर किया जाएगा। कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूं, एक बड़ा बुलडोजर जो इस वक्त काम कर रहा है, पूरा एक्शन, दूसरी एक और मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है और इसी तरीके से तीसरा बुलडोजर ये रहा। तो सभी बुलडोजर जो है इस वक्त यहाँ पर वाजिद बेग के इस अवैध निर्माण पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो आर्थिक मजबूती है इन अपराधियों की, उनको तो तोड़ा ही जा रहा है, उनके अवैध निर्माण को भी तोड़ा जा रहा है। एक एक करके तमाम जो दोषी हैं उनको भी जेल के अंदर डाला जा रहा है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन वाजिद बेग जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी में बैठकर तौकीर रजा ने बरेली दंगे की पूरी साजिश रची थी, वो कहाँ है, इसके बारे में जानकारी किसके पास है, उसे कब तक पकड़ा जाएगा, उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हमने अपने सूत्रों से यहाँ पर बात की। वाजिद बेग पर जब मुकदमे दर्ज हुए उसके बाद से उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया। वाजिद बेग के छोटे भाई आबिद बेग हमें मिले, उनका ये कहना है कि नामजद आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन जांच में इनका नाम सामने आया है, लेकिन अभी वो कहां पर है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तौकीर रजा इस वक्त जेल में है और क्योंकि तौकीर रजा के साथ मिलकर इसी प्राइमिसेस में वाजिद बेग ने पूरी हिंसा रची थी। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर किस तरीके से धरना देना है, धरने की आड़ में पथराव होता है, गोलियां चलती हैं, फायरिंग होती है और उसके बाद एक एक परतें खुलती हैं जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना है। एक कॉल पर लोग आ गए, उनके हाथों में पत्थर थे, उनके हाथों में हथियार थे और फिर उसके बाद बरेली को दहलाने की कोशिश की गई। ये तमाम साजिशें थी जिस पर से पर्दाफाश हो गया है और उनकी कमर भी तोड़ी जा रही है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, तो दूसरी तरफ एक दिलचस्प तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां विधायकों के बीच कुटुंब बनाने की होड़ सी मच गई है। जी हां, विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। इस दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई जो सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने मंथन किया। विधायक पंचानंद पाठक के घर 40 से ज्यादा ब्राह्मण जुटे थे। ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ज्यादातर ब्राह्मण विधायक इस बैठक में मौजूद थे। मीटिंग कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर हुई। खास बात यह रही कि दूसरे दलों के भी कुछ ब्राह्मण विधायक इस बैठक का हिस्सा थे। आपको याद होगा, मानसून सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों ने कुटुंब बनाया था जिसमें 40 विधायक जुटे थे और अब ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बन गई है। ये बैठक लखनऊ में हुई जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। विधायक पंचानंद पाठक के घर पर हुई। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक इस मीटिंग में एकजुट हुए।
सूत्र ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की अनदेखी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। दूसरे दलों के ब्राह्मण विधायक भी इस मीटिंग में पहुंचे। इस समय यूपी में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक हैं। आपको इस मीटिंग के कुछ खास चेहरों से भी मिलवा देते हैं। पंचानन पाठक, जिनके घर पर यह बैठक हुई, कुशीनगर के विधायक हैं। रत्नाकर मिश्रा चर्चित चेहरा है, मिर्जापुर से विधायक हैं बीजेपी के। अंकुराज तिवारी, ये खलीलाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। शलमणि त्रिपाठी देवरिया से बीजेपी के विधायक हैं। ऋषि त्रिपाठी नौतनवा से बीजेपी के विधायक हैं। प्रेम नारायण पांडे, ये तरफगंज से बीजेपी के विधायक हैं। प्रकाश द्विवेदी बांदा से बीजेपी के विधायक हैं। रमेश मिश्रा बदलापुर से आते हैं और विनय द्विवेदी जो हैं वो मेहनौन से बीजेपी के विधायक हैं। तो ये तमाम ब्राह्मण चेहरे, तमाम विधायक एक जगह बैठकर क्या मंथन कर रहे थे और आगे क्या इनकी रणनीति रहेगी और इससे कितनी मुश्किलें अपनी ही सरकार की बढ़ा देंगे, ये अब प्रश्न बना हुआ है। ये बैठक कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के घर पर हुई। उनसे जब इंडिया टीवी ने इस पर बात की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सहभोज था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। विधायकों के बीच क्षेत्र के विकास और एसआईआर पर बात हुई। ब्राह्मण विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है, सब एकजुट है। लेकिन ये सब दिखाने वाली बातें हैं। जब एक साथ इतने सारे ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए हैं तो कुछ तो सियासत की चर्चा हुई होगी जो पर्दे के पीछे रहने वाली है। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक इस वक्त इंडिया टीवी पर मौजूद हैं, जिनके यहाँ मंगलवार को जो भोज हुआ उसको लेकर के राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। पीएन पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। पीएन पाठक जी, जिस तरीके से कल बैठक हुई, पहले तो ये बताइए बैठक हुई कैसे? बैठक परसों हम लोग विधानसभा में थे तो इसे चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है और कहीं लिट्टी चोखा खाया जाए। तो निकल के उसमें आया कि भाई पाठक जी आप कराइए। हमने कहा चलिए तो अच्छी बात है। उसी संदर्भ में सभी विधायक जो वहां उपलब्ध थे उनसे बात होती गई और कल शाम को सहभोज हुआ है। फलाहार और सहभोज दोनों था। इत्तेफाक से सारे विधायक बीजेपी के थे और सारे विधायक ब्राह्मण थे? नहीं, उसमें हमारे भूमिहार ब्राह्मण हैं, हमारे धर्मेंद्र भी थे। ऐसा थोड़ी है कि केवल इसमें बुराई क्या है बताइए? नहीं, बुराई कोई भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो अगस्त के महीने में क्या क्या ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हम लोग पूरा संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जो छत्रियों की कुटुंब बैठक हुई थी, क्या ये उसका जवाब है, रिप्लाई है कि भाई आपकी बैठक हुई तो हम भी बैठक कर लें? संदर्भ से ना देखा जाए इसको। ना राजनीतिक मायने इसके नहीं, कोई नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं, पार्टी की जी जान लड़ेंगे। 2017 का जो रिजल्ट आया था वो 27 में दोहराएंगे इसको। अच्छा, बीजेपी में क्या ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बहुत जगह चर्चा होती है इस तरीके की। इस तरह की बात नहीं है। ना। तो इस सब चर्चा को जन्म कहाँ से मिलता है? मीडिया देती रहती है। मीडिया देती है। तो भविष्य में इस तरीके की बैठक करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे। 14 के बाद करेंगे। हो सकता है कि खिचड़ी के उपरांत कर दें हम लोग, मकर संक्रांति को। आखिरी सवाल ले लेता हूं। तो इसके कोई राजनीतिक मायने आपके हिसाब से ना निकाले जाएं, लेकिन जो बड़ी संख्या में लोग जुटे तो कहा गया कि चर्चा हुई। चर्चा किन किन मुद्दों पर जरा वो बता दीजिए जो चर्चा हुई। वो केवल एसआईआर के बारे में चर्चा हुआ है, क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में और परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में। जो आप होता ही है जब 4 लोग मिलते हैं, भाई आपका। अब भले ही विधायक ये कहें कि राजनीतिक चर्चा नहीं थी, लेकिन इससे पहले भी ब्राह्मणों की नाराजगी खबर सामने आती रही है, जिससे अखिलेश यादव ने खूब हवा देने की कोशिश की थी और ऐसे में ये बैठक हुई है जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। आज देश में कई जगहों पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद प्रदर्शन कर रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। पटना में भी हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कल कोलकाता में हिंदू संगठनों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जब प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इसके अलावा कल दिल्ली से लेकर मुंबई, हैदराबाद से लेकर वाराणसी और भोपाल तक हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था और आज भी हल्ला बोल जारी रहने वाला है। तो कल भी हमने प्रदर्शन देखा और आज भी प्रदर्शन की कॉल की गई है। लखनऊ में भी आज हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर जुटने वाले हैं। लखनऊ में किस तरीके से अभी की तस्वीरें हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, विशाल हमें बताएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी विशाल, बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं?
प्राची, अगर यहाँ की बात किया जाए तो लखनऊ में भी बड़ी संख्या में इस समय फिलहाल जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो एकत्रित हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्सा है लोगों के बीच में और सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ से विधानसभा की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं। गोपाल राय जी, बांग्लादेश को लेकर के जो लोगों का उबाल है दिल्ली से लेकर लखनऊ कन्याकुमारी तक हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो भारत में ही नहीं विश्व भर के सनातन धर्म के लोग और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये निश्चित रूप से काफी दुखी है और ये कोई नई घटना नहीं है, लगातार ये घटना होती जा रही है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग निवेदन करते हैं कि तत्काल वहां पर हिंदुओं को वापस लाया जाए। भारत में नहीं ला सकते तो जितने भारत में हिंदुओं के पास लाइसेंसी असलहे हैं उनको परमिट दिया जाए कि हम वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे और उसके पश्चात नहीं कुछ हो सकता है तो उनको घर वापसी लिया जाए। हम सभी लोग जगह कुछ भारत सरकार देगी, कुछ हम लोग अपने अपने घरों में भी व्यवस्था देंगे। ठीक है विशाल, ये हिंदू संगठनों का गुस्सा है और ये गुस्सा वाजिब भी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ना उन्हें प्रदर्शन करने की आजादी है, ना पूजा करने की आजादी है, ना मंदिर जाने की आजादी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल।